नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल के पहला चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जो आपके क्लास 10 में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम जिनका हिंदी मीडियम से आप अगर एसएसटी लिए होंगे तो आप ये चैप्टर समझ सकते हो। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश हो के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता। कोई हताश हो के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता। तो चलिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास, जियोग्राफी का पहला चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे साधन क्या होते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसके बनाने के लिए प्रायोगिक उपलब्ध है, या और ये क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से हम संभाव्य हो, सक्षम हो, और सांस्कृतिक रूप से क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को बहुत के आधार पर बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव दो भाग में बांटा गया है। संपायता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में बांटा गया है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को तीन भाग में बांटा गया है। एक संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। तो ये चार के उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया था, दूसरा संपादित के आधार पर बांटा गया है, स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है, फिर विकास के स्तर पर आधार के पर बांटा गया है। तो एक एक करके आप जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो ये आपके दो भाग में बांटे गए हैं, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। गलत लिखा हुआ, क्या होगा, अजैव संसाधन। ठीक है, ऐसे संसाधन को जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जिसमें जान होते हैं, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे मनुष्य, प्राणी जात, प्लांट, ठीक है, आपके एनिमल्स, घोड़ा हो गया, ठीक है, गधा हो गया, ये सब आपके क्या है, जैव संसाधन है। अब आते हैं अजैव संसाधन। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वे जैसे आपका बस हो गया, चट्टानें हो गए, धातुएं हो गए, ये सब साधन जो आपके वो क्या है, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। ठीक है, अब आता है संपादित के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब संपादित के आधार पे क्या आपके संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, दो भाग में बांटा गया। कौन, एक नवीकरणीय और दूसरा क्या, अनवीकरणीय। तो पहला नवीकरणीय किसको बोलेंगे, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उसे हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसे हम फिर भौतिक हो या रासायनिक रूप से या आंतरिक प्रक्रियाओं को द्वारा फिर वो संसाधन को हम पुनः ला सकते हैं। जैसे आपका वायु एक बार ख़त्म हो, कभी ख़त्म नहीं होंगे। जल, लकड़ी, एक बार लकड़ी ख़त्म होगा तो फिर दूसरा बार हम क्या करेंगे, उगा लेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, कि वैसा संसाधन जिसे हम पुनः ला सकते हैं उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वायु, जल आदि। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ला जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
ठीक है। वैसा संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद फिर पुनः उसे उपयोग नहीं कर सकते और उसे बनने में बहुत सालों लगते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज में क्या हो जाएगा, कोयला, पेट्रोल, ये सब आपके क्या है, अनवीकरणीय संसाधन हैं। अब आते हैं आगे कि स्वामित्व के आधार पर आपके संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पे आपका जो संसाधन का भाग बांटा गया, चार भाग में बांटा गया है। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। वैसा संसाधन, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। वैसा संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामी कौन हो, निजी व्यक्ति हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उदाहरण जैसे किसी किसान की ज़मीन, घर आदि। घर क्या है, किसी एक निजी व्यक्ति का क्या होता है, संपत्ति होता है, संसाधन होता है। किसान की ज़मीन भी क्या, किसी किसान का संसाधन होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना, ग्राम पंचायत घर में आपका नगर निगम, ठीक है, ये आपका बना हुआ रहता है। जैसे आपके गांव में हो गए पंचायत भवन, ये आपका क्या है, सामुदायिक भवन है, वो आपका समुदाय के लोग वहाँ पे यूज कर सकते, उसे उपयोग कर सकते, उसे बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। अब आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलेंगे, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय मतलब जो आपके भारत के अंदर हो या उसके स्टेट के अंदर हो, तो उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, उसके कंट्री के अंदर हो। तो किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप देख लो, रोड, राष्ट्रीय रोड जो है, ये आपका किसका संसाधन है, आपके राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि ये आपके कंट्री के अंदर, आपके राष्ट्र के अंदर होना चाहिए, तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो दूसरा आपका नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तट रेखा जो आपके समुद्र के तट रेखा है, ठीक है, कोस्टल एरिया है, उससे 200 मील दूरी पर खुले महासागरीय संसाधन है, पूरा महासागर है, उसमें आपके समुद्र के पानी है वगैरह वगैरह, तो एक किसी देश का अधिकार नहीं होता, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के क्या होता है, निगरानी में है, और इसे हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ आ गया। अब आता है विकास के स्तर पे आपका संसाधनों का वर्गीकरण। आप क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन किसके बोलते हैं, संभावित संसाधन, तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान में हो परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, वो प्रेजेंट है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया अभी तक, उसे हम बोलते हैं संभावित संसाधन। दूसरा विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। वैसा संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित किया जा चुका है, उसके बारे में बताया जा चुका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। अब आता है भंडारित संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, उसे हम क्या बोलेंगे, भंडारित संसाधन कहते हैं। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से क्या है, बाहर है, मीन्स कि अभी वो संसाधन मनुष्य ने उपयोग नहीं किया है, लेकिन वो अभी पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध है, तो उसे हम बोलते हैं भंडारित संसाधन। अब आता है संचित संसाधन। संचित संसाधन वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, तो उसे हम संचित संसाधन कहते हैं।
तो वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, टेक्निकल को यूज करके उसे उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी तक नहीं शुरू हुआ है, तो उसे हम संचित संसाधन कहते हैं। अब आता है आगे आता है संसाधनों का विकास। क्या आता है? संसाधनों का विकास। तो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि मानव अस्तित्व के लिए, जीवित रहने के लिए क्या संसाधन का बहुत जरूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। जो ऐसा विश्वास किया जाता है, माना जाता है क्या, कि संसाधन जो है प्रकृति का देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। संसाधनों का अगर क्या बोला गया कि मानव अस्तित्व के संसाधन उत्पन्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो एक ऐसा माना जाता है क्या कि संसाधन जो है प्रकृति का देन है, इसलिए मानव क्या कर रहा है, अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, और इसका फलस्वरूप क्या हुआ, ये समस्या पैदा हो गए। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, ठीक है, उसका क्या हो गया, खत्म हो जाना। ठीक है, लालच, कुछ व्यक्ति का लालच आ गया तो उसके संसाधन क्या हो जा रहे हैं, ह्रास हो रहा है, खत्म हो रहा है। दूसरा जो है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। संसाधन जो है, ठीक है, आपके जो रिसोर्सेज है वो कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही आए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में क्या हो गया, बंट गया। संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि है। संसाधन के आप क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध शोषण उपयोग करने से वहाँ पे पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, जैसे आपका पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ओजोन का परत क्या हो रहा है, छिद्र होते जा रहा है, जिससे आपका यूजले या आपका जो इफेक्टिव गैसेज है, आपके रेज है, वो आपके शरीर पे क्या कर रहा है, कैंसर वगैरह लाने में हेल्प कर रहा है, जो आपके लिए नुकसान है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। भूमि निम्नीकरण को क्या, बंजर बना रहा है। और आगे क्या बोला, दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। कि मानव जीवन की अगर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या, समाज में जो है संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा बहुत जरूरी हो गया। अगर नहीं होता तो क्या होता, उसमें अशांति पैदा हो जा रहे हैं मानव में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मीन्स कि अभी तो आप क्या, वर्तमान पीढ़ी तो इसे क्या कर रहा है, संसाधन को विवेकपूर्ण अगर प्रयोग करे ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी इसी को यूज कर सके, जो आने वाले भविष्य पीढ़ी है उसे भी आवश्यकता की क्या कर सके, पूरी होती रहे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या बोलता है कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। ठीक है, 1992 में क्या, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में क्या, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने क्या किया, एक एजेंडा लाया 21, ठीक है, पारित किया। उद्देश्य क्या है इसका, एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है कि जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। तो एजेंडा 21 आपका बोलता है कि जिसका उद्देश्य है समान हित होना चाहिए, पारंपरिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण को क्षति भी बराबर करना है, ठीक है, कम से कम करना है, गरीबी और रोगों से निपटना भी है। ये नहीं कि जो अमीर बन रहा है वो अमीर बनते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब रह जाए। तो ऐसे के लिए, इसी के लिए आपका है एजेंडा 21 की आपके सारे देश में बराबर बना रही। अब आता है संसाधन नियोजन। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, वैसे हम क्या बोले, उसे क्या बोलेंगे, संसाधन नियोजन कहते हैं। वैसे उपाय अथवा तकनीक,
ऐसे उपाय खोजो या तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन नियोजन कहते हैं। अब क्या था भारत में संसाधन नियोजन, ठीक है, भारत में संसाधन नियोजन कैसे उसे यूज किया जाता है। तो आप बोलते क्या, संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। कि जब भारत में अगर संसाधन का नियोजन हो रहा है तो क्या क्या बात को ध्यान रखना चाहिए। संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय क्या टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना चाहिए, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए कि क्या क्या बात उससे नुकसान हो सकता है, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सब बात वहाँ पे आपको ध्यान रख के वो आपके संसाधन का समुचित विकास करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आता दूसरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय 5 साल का योजना बना के आपकी 10 क्या भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। भारत में जो संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु है ये आपके निम्नलिखित लिखा हुआ है। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेश, अलग अलग प्रदेश के संसाधन को क्या करना, पहचान करके एक उसका तालिका बनाना, उसका चार्ट बनाना है। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, कि उपयुक्त कौशल, जितने कौशल बुद्धि है, टेक्नोलॉजी और संस्थागत जो ढांचे है का सही इस्तेमाल करके अब नियोजन ढांचा क्या करना है, तैयार करना है। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना, फिर संसाधन जो नियोजन है और विकास नियोजन दोनों के बीच में क्या तालमेल सही से बैठाना कि एक काम आपका सही हो रहा है या नहीं, आपके संसाधन यूज कितना करना है, कैसे करना है, इस आपका तालमेल होना चाहिए। अब आगे आता है क्या, अब आगे आता है संसाधन संरक्षण। क्या आता है, संसाधन संरक्षण, संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाए। अब संसाधन का संरक्षण बचाव क्यों जरूरी है कि आने, अगर अभी हम धरले से यूज करें जल, भूमि, वनस्पति, मृदा को, तो आने वाले पीढ़ी क्या हो जाएंगे, वो उनको ये सब का संसाधन नहीं मिलेगा, उनका ख़त्म हो जाएगा। तो हमें संसाधनों को इस प्रकार यूज करना है, उपयोग करना है कि आगे वाली पीढ़ी को देखती ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाए। अब आते हैं यहाँ पे भू संसाधन और वे वगैरह पढ़ने से पहले कुछ एक आपके मोटिवेशनल शायरी हैं, ठीक है। तो मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं भू संसाधन। क्या देखेंगे, भू संसाधन। तो भू संसाधन क्या है, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जो भूमि है, भू संसाधन को क्या दूसरा नाम है भूमि। भूमि एक आपका प्रकृति का महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। वनस्पति हो गया, प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे, ठीक है। वन्य जीवन जो आपके जंगल वाला जीवन है, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, ठीक है, संचार व्यवस्थाएं जो सब है वो किस पे, भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, भूमि जो एक सीमित संसाधन है वो लिमिट है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। तो भूमि क्या एक सीमित संसाधन होने के कारण इसका जो उपयोग करना है वो सावधानी और योजनाबद्ध के साथ योजना बना के करना चाहिए। अब आता है भारत में भूमि संसाधन। क्या आता है, भारत में भूमि संसाधन। तो लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। भारत में जो भूमि है उसका संसाधन वो इसका 43% जितना भूमि है उसका 43% जो है उस मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत है
और भारत के भूमि में जो 30% भू है, भू क्षेत्र भूमि, उसमें क्या पर्वत है, क्या है, पर्वत, जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। जो 12मासी नदियों के वहाँ से क्या होते हैं, नदियों का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। और पर्यटन के लिए, ठीक है, सुनते हो ना, पर्यटन, दामोदर घाट हो गया नदी, आपकी जो गंगा नदी उसके बगल में, वो पर्यटन विकास के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है। और पारिस्थितिक के लिए भी क्या है, वो महत्वपूर्ण है। तीसरा, लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन, वनों का अपार संचय कोष है। और लगभग 27% जो ज़मीन है वो आपके पठारी क्षेत्र है, जिसमें आपके खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, ठीक है, कोयला वगैरह हो गया, और वनों का अपार संचय कोष है। अब आता है भू का उपयोग। भू उपयोग क्या आता है, भू उपयोग। भू उपयोग में आपका क्या है, भौगोलिक प्रक्रिया जिससे अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। क्या है यहाँ पे, आर्थिक। भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। दूसरा, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, ठीक है, भू उपयोग को निर्धारित करने वाला तत्व पहले क्या है, वन, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र। वन, क्या भू में क्या क्या उपयोग है, वन है, वहाँ पे पेड़ों से पूरा एक विशाल क्षेत्र में क्या है, खाली पेड़ है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ठीक है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग, ठीक है। जहाँ पे आपका बंजर भूमि है या कृषि अयोग्य भूमि है, जहाँ पे खेती नहीं हो सकता, वहाँ पे भूमि क्या कर सकते हैं, इमारतें बना सकते हैं, सड़कें, उद्योग बनाया जा सकता है। प्रति भूमि, वर्तमान प्रति, जहाँ कृषि एक वर्ष उससे कम समय खेती ना की गई हो। प्रति भूमि जहाँ पे एक साल से क्या खेती वहाँ पे नहीं किया गया है, तो उसे बोलते हैं प्रति भूमि। अन्य प्रति जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो। अब अन्य प्रति किसको बोलेंगे, जहाँ पे 1 से 5 साल के बीच तक क्या हुआ, खेती नहीं किया गया है। अब आता है अन्य कृषि योग्य भूमि, अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या अधिक से खाली। अन्य कृषि योग्य भूमि जहाँ पे अस्थायी क्या हो, चारागाहें हो, ठीक है, जहाँ पे जानवर चरते हों। अन्य गदोचर जैसे विविध वृक्ष फसलों, ठीक है, उपवन के अधीन भूमि है, तो उसे हम अन्य कृषि योग्य भूमि कहते हैं। नेक्स्ट आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। कि एक साल में अगर 2 से या 3 बार खेती उसमें कर दिया गया, एक बार से अधिक, तो उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहेंगे। अब आता है भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। क्या आता है, भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। यहाँ पे आता है भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु, फिर आपका और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, ठीक है, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि शामिल है। तो आप भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार कौन कौन उपयोग कर रहा है, तो भू आकृति वहाँ पे है, आपके भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जो है आपका भू आकृति पहला, फिर दूसरा मृदा, तीसरा जलवायु, चौथा आपके मानवीय कारक जैसे आपका हो गया जनसंख्या घनत्व, एक यूनिट एरिया में कितना जनसंख्या रह रहे हैं, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि शामिल है। तो भू निमीकरण के कारण क्या क्या है, भू निमीकरण के कारण खनन है, अतिचारण है, अति सिंचाई है, औद्योगिक प्रदूषण है, वनोन्मूलन है। भूमि संरक्षण के उपाय, एक कारण इसके कारण आपके भू निम्नीकरण के हो रहा है। और भूमि संरक्षण के उपाय क्या क्या कर सकते हैं, वनारोपण, वहाँ पे फोरेस्टेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाइए। दूसरा पशु चारण नियंत्रण, पशु को कम से कम चराइए, ठीक है। रक्षक मेखला,
फिर खनन नियंत्रण, खनन पे जो आप यूज कर रहे हो, जो धरती को खोद रही हो भूमि को, उस पे नियंत्रण। औद्योगिक जल का परिष्करण, और औद्योगिक जल का जो आप परिष्करण कर रहे हो, निकाल रहे हो, उसे भी आप उसमें नियंत्रण करना है। अब आता है मृदा संसाधन। क्या आता है? मृदा संसाधन आते हैं। क्या आते हैं? मृदा संसाधन। तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है? एक महत्वपूर्ण क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी में ही क्या होता है? खेती होता है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। मिट्टी कई जीवों का क्या? प्राकृतिक आवास है। जैसे अर्थवर्म रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, उनका सॉइल क्या है? उसका घर है। मृदा का निर्माण कैसे होता है वो अब जानेंगे। तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। जो मिट्टी का निर्माण होता है वो अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कि 1 सेंटीमीटर अगर मृदा बनाना है, मिट्टी बनाना है, तो उसे बनने में कितना लगेगा? 1000 वर्ष लग जाते हैं। तो समझ लो कि कितना अत्यंत धीमी प्रक्रिया है मिट्टी बनने का। दूसरा जो बोल रहा है, मिट्टी का निर्माण सेलों के अपघटन क्रिया से होता है। तो मिट्टी का जो निर्माण होता है वो आपके पत्थरों को टूटने से आपका मृदा बनता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मृदा के निर्माण में जो आपके प्राकृतिक कारकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे तापमान, पानी का बहाव, पवन, हवा, ये तीनों आपका, ये सब आपके जो प्राकृतिक कारक है मृदा को निर्माण करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अब आता है तीसरा, इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। और इस प्रक्रिया मिट्टी का बनने में आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी बड़ा योगदान वहाँ पे होता है। अब आता है मिट्टी के प्रकार। तो पहला आपका होता है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मिट्टी, देखो लाल मिट्टी है ये। दूसरा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो आपके पानी के बगल में मिट्टी जो रहता है उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। फिर होता है काली मृदा। काली मृदा जो काली मिट्टी होता है, काला रंग। फिर वन मृदा, ये वन में जो आपकी मिट्टी पाई जाती है उसे बोलते हैं वन मृदा। मरुस्थलीय मृदा, जो आपके रेगिस्तान में मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। फिर होता है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा, ये आपकी लेटराइट मृदा है। अब आता है एक एक करके जानेंगे। जलोढ़ मृदा क्या होता है? जलोढ़ मृदा आपका जो होता है भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर क्या? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। इसमें एक आपका फर्टिलाइजर पोटास पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में पोटास सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पोटासियम। ठीक है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित। और ये कहाँ से जलोढ़ मृदा जो आपका बनता है वो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी से आपका वहाँ से विकसित होता है जलोढ़ मृदा। फिर होता है रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। उसमें आपके रेत पाए जाते हैं, सिल्ट पाए जाते हैं, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वायु के आधार पर पुरानी जलोढ़ बांगर एवं नई जलोढ़ खादर। ठीक है। आयु के आधार पर अगर देखा जाए तो पुरानी जलोढ़ है तो उसे हम बोलते हैं बांगर, और अगर नई जलोढ़ है तो उसे हम बोलते हैं खादर। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी। और इसमें आपके बहुत, ये मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होता है। इसमें हम मेनली क्या, गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के क्या करते हैं, वो फसलों को उगाने के लिए उपयोग करते हैं। अब आता है काली मृदा। काली मृदा रंग काला एवं अन्य नाम जो इसका है, दूसरा नाम क्या है, रेगर मृदा। ठीक है। तो ये रंग काला होता है, इसका काली मृदा का रंग काला होता है, और दूसरा नाम क्या होता है, रेगर मृदा नाम है। टिटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति। और काली मृदा में आपके कौन, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट प्रेजेंट होता है और जीवांश की उपस्थिति होती है किसमें, काली मृदा में। बेसॉल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्माण। और ये आपका जो बनता है काली मृदा, वो बेसॉल्ट चट्टान जो होते हैं ना, सॉल्ट वाले चट्टान, नमक वाले चट्टान, उसको टूटने फूटने से आपका काली मृदा बनती है। आयरन, चूना, अल्मुनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता। और काली मृदा में आपके आयरन, चूना, अल्मुनियम, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं काली मृदा में। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। और काली मृदा में आपका कपास की रुई की खेती सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और ये मिट्टी कहाँ का पाए जाते हैं, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ठीक है, मालवा, मध्य प्रदेश,
और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। जो काली मृदा है आपका वो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा सब में, आपके मध्य प्रदेश वगैरह छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। अब आता है लाल एवं पीली मृदा। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला भी है। ठीक है, लोहे का कण उसमें क्या होता है, लाल एवं पीली मृदा में ज़्यादा होने के कारण उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और कहीं कहीं क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी, अरे क्या होता है, अम्लीय प्रकृति, ये आपका एसिडिक मिट्टी होता है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, और उसमें क्या, अगर ये क्या अम्लीय है तो उसे आप क्या बनाने के लिए, उदासीकरण बनाने के लिए, मिट्टी का उपजाऊ बढ़ाने के लिए आप उस पर चूना का छिड़काव करके उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, उसको उगाया जा सकता है, खेती किया जा सकता है। चूने को इस्तेमाल करके लाल मृदा में हम खेती कर सकते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान और गारो, खासी और जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है। ठीक है, अब आता है लेटराइट मृदा। क्या आता है, लेटराइट मृदा। तो ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित, ये जहाँ पे ज़्यादा तापमान हो और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है, वहाँ पे ये मिट्टी बनता है। फिर भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम, और भारी वर्षा के कारण जो अत्यधिक निक्षालन का, ये क्या है, लेटराइट मृदा का परिणाम है। चाय और काजू के लिए उपयुक्त, और इसमें जो लेटराइट मृदा में आपका चाय पाया जाता है, क्या, चाय और काजू को ज़्यादा उगाया जाता है। ये मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, वहाँ पे आपके लेटराइट मृदा पाए जाते हैं। अब आता है क्या, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा रंग लाल और भूरा, रंग कैसा होता है, लाल और भूरा होता है। रेतीली तथा लवणीय होता है, ये आपके लवण नमक होते हैं उसमें, उस रेत में। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा में, और ये रेतीली बालू जैसा होते हैं। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक, तो ये आपके शुष्क जलवायु जहाँ पे कम वर्षा हो और तापमान ज़्यादा होने के कारण ये जल जो है उस मिट्टी से क्या होता है, वाष्प बन के निकल जाता है, और आपका वहाँ पे मरुस्थलीय मृदा कहलाता है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम, और उसमें जो ह्यूमस या पानी उसमें जो है मिट्टी में क्या होता है, कम होता है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है, और मरुस्थलीय मृदा को क्या सिंचाई बनाना है, सिंचाई करके उसे पानी सींच कर, उस मिट्टी में पानी सींच कर उस मिट्टी को हम क्या बना सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं। अब आता है पहाड़ी पद। क्या आता है, पहाड़ी पद आता है। पहाड़ी पद पढ़ने से पहले फिर हम एक शायरी देख लेता हूँ, ठीक है, जो आपके मोटिवेशन कर सकता है। ठीक, क्या है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए अब हम देखेंगे पहाड़ी पद, पीड़ा माउंट जोन। ठीक है, तो किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र। ठीक है, किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर क्या पाए जाने वाला क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी पद बोलते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र, उसे हम क्या बोलेंगे, पहाड़ी पद बोलेंगे। दक्कन ट्रेप, अब क्या होता है, दक्कन ट्रेप, प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका काली मृदा वाला क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, दक्कन ट्रेप बोलेंगे। इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। इसका निर्माण कौन मिट्टी के द्वारा हुआ है, लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और उसमें जो है आपका ये आपका क्या बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है तथा कपास की खेती के लिए भी क्या है, उपयुक्त है। अब आते हैं नेक्स्ट वन मृदा। वन मृदा आपके आता है क्या कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे पर्वत है वहाँ पे पाया जाता है। दूसरा, गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव। गठन में जो है पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार क्या होता है, बदलाव होता है इस मिट्टी में। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होती है। जो नदी जो है घाटियों में मृदा जो होता है वो कैसा दोमट हो जाता है और सिल्टदार हो जाता है। फिर अधिसिल्क तथा ह्यूमस रहित, और ये क्या होता है उसमें अधिसिल्क और ह्यूमस, उसमें इस मिट्टी में ज़्यादा पानी होते हैं।
अब आता है दाद खादर एवं बांगर में अंतर क्या है। खादर एवं बांगर दोनों क्या है, जलोढ़ मृदा है। एक खादर जो आपका नवीन नया जलोढ़ मृदा है और आपका बांगर जो है वो पुराना जलोढ़ मृदा है। उसमें अधिक बारीक और रेतीली होता है, किसमें, खादर में आपके अधिक बारीक और रेतीली होता है और बांगर में जो है कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बार बार नवीकरण संभव, इसको हम क्या बार बार हम इसे नवीकरण कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, लेकिन इसमें बार बार नवीकरण नहीं हो सकता बांगर में। नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। जहाँ पे नदी के पास जहाँ पे डेल्टा या बाढ़ निर्मित हुआ है उस मैदान में क्या खादर मिट्टी आपके पाई जाते हैं, जलोढ़ मृदा। और नदी से ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। ये आपकी नदी के से दूर ऊंचे स्तर पर क्या होता है, बांगर मिट्टी पाया जाता है। अब आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, ठीक है, अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। कि अगर मृदा के कटाव, अगर मिट्टी का कटाव हो और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को क्या करते हैं, कहते हैं मृदा अपरदन कहते हैं। कि अगर मिट्टी का पानी आया, पानी का क्या मिट्टी को काट के उसे बहा के ले गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, मृदा अपरदन बोलेंगे। मृदा अपरदन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वनोन्मूलन, अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काट दे रहे हो, पेड़ काट दे रहे हो तो वहाँ पे आपका मृदा अपरदन के हो सकता है। अति पशुचारण, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हो, पशु को चरा रहे हो तो क्या हो जाएगा, मिट्टी आपका बह के चल जाएगा, मृदा आपका अपरदन हो जाएगा। फिर आपका निर्माण और खनन प्रक्रिया, निर्माण करना, पेड़ को काटना और निर्माण वहाँ पे करना और खनन करना, ठीक है, उससे भी आपका मृदा अपरदन का कारण, मुख्य कारण है। प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिम नदी और जल क्या वो के बहा के ले जाएंगे। कृषि के गलत तरीके, जुताई के तरीके, ठीक है, कृषि का अगर गलत तरीका भी कर रहे हो तो मृदा अपरदन होंगे। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना। फिर अगर जहाँ पे पवन द्वारा क्या हवा के द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में क्या करेगा, मृदा को अगर मिट्टी को उड़ा कर ले जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन होता है उससे। अब आता है मृदा अपरदन के समाधान। अब क्या आता है, मृदा अपरदन के समाधान क्या होता है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, ठीक है। मृदा अपरदन के समाधान कैसे कैसे हम इससे बचा सकते हैं, मिट्टी को इरोजन होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, अपरदन होने से कैसे हम बचा सकते हैं। तो ढाल वाली भूमि पर क्या करें, समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, अगर समांतर मिट्टी को मिला दे ढाल वाले क्षेत्र में तो क्या होगा, वहाँ पे मृदा अपरदन के से हम बचा सकते हैं। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से, अगर ढाल वाली भूमि है तो वहाँ पे अगर सीढ़ी बनाकर हम क्या करें, खेती करें तो वहाँ पे हम मृदा अपरदन से बचा सकते हैं। फिर तीसरा, बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर। आप क्या बोले कि अगर बड़े खेतों की पट्टियों में क्या करें, बांट दे, पट्टियों को बांट कर और उसके फसलों के बीच में क्या करें, घास की पट्टी उगाकर क्या कर सकते हैं, मिट्टी का बहाव को बचा सकते हैं। अब आता है जैसे खेत में होता है ना, आरी टाइप में बना के हम क्या कर सकते हैं कि मिट्टी का अपरदन को बचा सकते हैं। अब आता है क्या, खेत के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगाकर एक मेखला बनाना, वनोरोपण। क्या करें, खेत के चारों तरफ अगर पेड़ को कतार में लगाकर भी क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन से बचा सकते हैं। अति पशुचारण को नियंत्रित करके, कम, जितना से कम हो सके कम, उतना कम हम पशु को चराएं तो उससे भी हम क्या हो सके, मृदा अपरदन से बचा सकते हैं। अब आता है अवनलिकाएं, ठीक है, अवनलिकाएं क्या होता है, बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। कि अगर बहता हुआ जल क्या करे, मृतकयुक्त को मृदाओं को क्या करे, काट कर वहाँ पे गहरी वकाएं, गहरी गड्ढा बना दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवनलिकाएं कहते हैं, अवनलिकाएं कहते हैं। समझा गया। उत्कात भूमि, उत्कात भूमि क्या होता है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्कात भूमि कहते हैं। वैसा भूमि जिसे हम जोत नहीं सकते, ठीक है, हल नहीं चला सकते तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्कात भूमि बोलेंगे। खड भूमि, खड भूमि किसको बोलेंगे, चंबल बेसिन में इसे खड भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम खड भूमि कहते हैं। पवन अपरदन,
पवन अपर्दन किसको बोलते हैं? पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। कि पवन द्वारा क्या किया, मैदान या ढालू क्षेत्र में मृदा जो है उसको उड़ाकर ले गया जाने की प्रक्रिया को हम पवन अपर्दन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। संसाधन आज हम लोग पढ़ लिए, ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं पूरे उनके लिए सीरीज लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू।